तो नमस्कार दोस्तों, भारत की संसदीय राजनीति या सरल शब्दों में कहे तो सत्ता पाने को लेकर जो राजनीति होती है वह देश को इतने खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां किसान और किसान यही दोनों आमने सामने होंगे। कोई सत्ता के पक्ष में नारे लगा रहा होगा तो दूसरी तरफ कोई सत्ता के विरोध में खड़ा होगा। यह परिस्थितियां बांटो और राज करो की राजनीति अंग्रेजों के दौर से डिवाइड एंड रूल के तहत हम लोगों ने देखी है, समझी है। और आजादी के बाद भी भारत की राजनीति में धर्म के नाम पर किस तरीके से वोट बटोरे गए यह भी देश ने देखा है। जातियों के आधार पर छत्रपों का उदय कैसे हुआ और जातियों के आधार पर वोटिंग कैसे होती है यह भी छुपा हुआ नहीं है। जातियों के भीतर भी किस तरीके से लोगों को बांटा गया यह भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस देश का किसान जो पीढ़ियों से इस देश को अनाज खिलाते आया है, अन्न को उपजाते लाया है, वह भी अपने ही किसान के सामने जब इस बात को लेकर खड़ा होगा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है और आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ जो किसान है वो कहेगा सरकार ने जो किया है वो गलत किया है, आपको शायद बहकाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? दरअसल यह कोई सियासत नहीं है, यह दरअसल किसी भी देश के फेल होने का एक ऐसा कदम है जिसके बाद सत्ता संभाले लोगों के सामने कोई उपाय नहीं बचता है कि वह लोगों को बांटते चले जाएं। अर्थव्यवस्था फेल हो चली है, इंस्टीट्यूशंस फेल हो चले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में लागू करा पाने की स्थिति में इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस देश के भीतर में फिरिस्त में अब पार्लियामेंट भी उसी तरीके से आकर खड़ा हो गया है जहां लगता है वो हाशिए पर है। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आएगी तो कोई भी सत्ता क्या करेगी? लोगों को बांटेगी। और किसान कल जब बटे हुए आपको सड़कों पर नजर आएंगे और उसका सबसे बड़ा युद्ध स्थल अपने तौर पर पंजाब और हरियाणा में दिखाई देगा और वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, यह एक अपने तरह की सियासत नहीं होगी। यह इस देश के भीतर में टकराव या फिर कहें नागरिकों के आपस में संघर्ष की एक ऐसी अनकही कहानी की शुरुआत होगी जिसको लेकर आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में यह देश के भीतर में क्या होने वाला है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसको सिलसिलेवार तरीके से आज समझ लीजिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में अब इस देश में आजादी के बाद की कोई परिस्थिति फिट नहीं बैठती है, कोई मायने नहीं रखती है। नेहरू 5 ईयर प्लान लेकर आए थे, यह सोचकर कि किसी भी योजनाओं को किस रूप में अध्ययन किया जाएगा और पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया जाएगा। प्लानिंग कमीशन की कोई जरूरत नहीं, नीति आयोग आ गया। लाल बहादुर शास्त्री इस देश में जय जवान के साथ जय किसान का नारा जोड़कर चले थे, जय किसान ध्वस्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था की थी कि कम से कम सरकार अपने तौर पर इस देश में नागरिकों को रोजी रोटी दिला पाने की स्थिति में आए, तो राष्ट्रीयकरण हर चीज का किया गया, खनिज संपदा का किया गया, माइनिंग का किया गया, बैंकों का किया गया। वह सारी परिस्थितियों की अब कोई जरूरत नहीं है। राजीव गांधी हायर एजुकेशन के साथ जुड़े थे, लेकिन हायर एजुकेशन की स्थिति मौजूदा वक्त में कोई जरूरत नहीं है। बीते 6 महीने से सब कुछ ठप पड़ा है और उससे पहले की परिस्थिति बतलाती है कि हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव ने डिसइन्वेस्टमेंट का राग जो छेड़ा था उसके पीछे सोच यही थी कि किस तरीके से प्रतिस्पर्धा भी खड़ी की जाएगी और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर कंपनियों के जरिए मुनाफा भी कमाएगी और इस देश की इकोनॉमी को जोड़ेगी भी। लेकिन वह भी परिभाषा मौजूदा वक्त में बदल दी गई। पीएसयू को पहले बीमार करो, फिर कौड़ियों के मोल अपने ही मित्रों को बेच दो और फिर उसके जरिए जो मुनाफा मिल रहा है उसको मुनाफा को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए रास्ता खोल दो। अटल बिहारी वाजपेयी के जहन में क्या था उसको भी आप भूल गए। कश्मीरियत का जिक्र करते थे, इंसानियत का जिक्र करते थे, जमहूरियत का जिक्र करते थे। मौजूदा वक्त में कोई जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह ने अपने तौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े 90% लोग जो हैं उनकी रोजी रोटी को इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए संभाल कर नहीं रखा, बल्कि मुख्य धारा की इकोनॉमी में जोड़े रखा। इसीलिए विश्व भर में 2008 की मंदी को भी यह देश हंसते हंसते निकल गया। मौजूदा वक्त में इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमें लगता है जब मौजूदा वक्त बार बार किसी का नाम नहीं लेता है, नेहरू का नाम नहीं लेता, इंदिरा का नहीं, राजीव का नहीं, पीवी नरसिम्हा राव का नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं, मनमोहन सिंह का नहीं, एक नाम वो लेता है लाल बहादुर शास्त्री का।
आज हमको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो सोचा करते थे उसी के अक्स तले मौजूदा वक्त को देख लें, क्योंकि उसी वक्त नारा लगा था जय जवान जय किसान का। और जब आज उन पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा और आपके जहन में यह बात आनी चाहिए कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने जो सोचा और इस देश में जो खाद्य संकट ना आए, इस देश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिल जाए, वो कौन सी सोच थी। हमको लगता है इसके लिए एक छोटे से सफर पर लिए चलते हैं आपको, क्योंकि आपके जहन में यह होना चाहिए कि जिस वक्त दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चली गई थी उस समय पहली बार खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था 1942, और उसी के दौरान भारत के भीतर में खाद्य विभाग 1942 में अंग्रेजों ने बनाया था। और 1947 आजादी के 3 दिन बाद ही, यानी 3 दिन बाद मत कहिए, लगभग 15 दिन के बाद, यानी 15 अगस्त को आजादी मिली और 29 अगस्त को ही 29 अगस्त 1947 को खाद्य मंत्रालय भारत में बनाया गया था। 1960 में खाद्य मंत्रालय को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक कृषि मंत्रालय हो गया और एक खाद्य विभाग हो गया। और खाद्य विभाग को यह सौंपा गया कि आप ही अनाज खरीदेंगे और आप ही खाद्य सुरक्षा को पैदा करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जिस वक्त आए उस देश के भीतर में भारी संकट था। उनके पास 2 ही उपाय थे, दुनिया के सामने या तो कटोरा लेकर खड़े हो जाएं कि हमको पैसा दो, या फिर इस देश के किसानों को कहें कि तुम ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजाओ, और इस देश के लोगों से कहें इस देश के अनाज को आप नष्ट मत होने दीजिए, उसको सहेज कर रखिए, हो सके तो उपवास भी कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जब ये सोच रहे थे, कर रहे थे, तो वो खामोशी से नहीं थे, सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि उन्होंने 1964 में खाद्य निगम कानून के तहत बकायदा भारतीय खाद्य निगम एक बनाया, और 1965 में वह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन लेकर आए। आप कल्पना कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो था वह इस लिहाज से था कि जो उचित कीमत होगी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस एमएसपी को लेकर अभी जिक्र किया जाता है, उसको लाल बहादुर शास्त्री लेकर आए थे, जो अब खत्म किया जा रहा है। और उसमें जो सोच थी, उसमें बहुत साफ तौर पर सोच थी कि उसको पीडीएस से जोड़ा जाएगा, यानी राशन दुकानों से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हालांकि पहली प्लानिंग कमीशन में हुई थी, लेकिन उसको नए तरीके से विस्तार और अनाज को कितना भंडारण किया जाए, कैसे किया जाए, यह पूरी की पूरी सोच लाल बहादुर शास्त्री की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जब यह खाद्य निगम बनाया तो आप कल्पना कर रहे हैं कि उसका पहला हेडक्वार्टर कहां पर था, वो चेन्नई में था, और उसका जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था वो तंजावुर में था। तंजावुर तमिलनाडु का हिस्सा, तंजावुर जिसको राइस का बॉल कहा जाता है, यानी जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है। और आज तंजावुर की यह स्थिति है कि बड़ी तादाद में किसान वहां पर खुदकुशी कर रहे हैं। 2015 में तंजावुर वो जगह है जहां पर कावेरी की नदी बहती है, उसका जो जमीन है, जो डेल्टा वाली जमीन है, वह उसके दायरे में आती है। उसमें ना सिर्फ तंजावुर आता है, बल्कि उसमें एक लिहाज से आप कहिए थिरुवरूर भी आता है, नागापट्टनम भी आता है। ये 3 ऐसे हैं, लेकिन इन तीनों जगहों पर खुदकुशी शुरू हो गई। और वहां के बारे में जब हमने पता किया कि इस दौर में क्या मुश्किल आ गई, और तमिलनाडु के किसान दिल्ली भी पहुंचे थे, कर्ज में डूबे हुए, खुदकुशी किए हुए, अपने सहयोगी किसानों की खोपड़ियों को लेकर दिल्ली में पहुंचे थे। तंजावुर जो कि पहला हिस्सा था लाल बहादुर शास्त्री के जहन में, सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट था जहां पे सबसे ज्यादा चावल होता था। अब आप कल्पना कीजिए कि उस जगह पर जो सोचा गया था और उसके जरिए इस देश में जो ढांचा बनाया गया था, उसके पीछे सोच क्या थी, जो मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के भीतर ना तो इस देश के प्रधान सेवक को कहने की हिम्मत है, ना सरकार को कहने की हिम्मत है। यह लाया क्यों गया था? यह इसलिए लाया गया था कि किसानों को, जो खास तौर से गरीब किसान होते हैं, उनको एक निश्चित आय मिल सके। एमएसपी इसीलिए तय किया गया था क्योंकि वो तय करेंगे, उन्होंने इतने क्विंटल अनाज उपजाया, ये क्विंटल अनाज एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। खाद्य निगम का यही काम था, लेकिन इसको ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी स्थिति थी कि जो जरूरतमंदों को कम कीमत पे जो अनाज की सुविधा है, जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो राशन दुकानों के जरिए है, उसको भी खत्म करने की स्थिति में अब यह देश में सरकार आ रही है। कैसे आ रही है हम आपको बतलाएंगे। तीसरी स्थिति थी कि जो ऑपरेशनल और बफर स्टॉक है, यानी जो खाद्य सुरक्षा इस देश के भीतर में होगी, उसको बेहतर बनाने की दिशा में भी उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री सोच रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि जो मार्केट प्राइस होता है अनाज का, उसको भी रेगुलेट करेंगे वह खुद, यानी ऐसा ना हो कि व्यापारी अनाज को बढ़ाता चला जाए। यह सोचा जा रहा है 1965 में
कौन सोच रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री सोच रहे हैं। और उन्हें बहुत साफ तौर पर कहा था कि बाजार की कीमतों पर भी हम नियंत्रण रखेंगे, जिससे कोई भी अपने तौर पर कीमत को बढ़ा ना सके। यह सोचा जा रहा था, लेकिन अब इसका जिक्र नहीं होता है। जिक्र क्या होता है? जो एक शांता कुमार की रिपोर्ट आई मौजूदा वक्त में प्रधान सेवक की सत्ता के दौर में, शांता कुमार की रिपोर्ट ने बहुत साफ कहा कि सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकार की तरफ से ही अनाज खरीदने को कह सकती है। इसको ऑफिशियली मान लिया है गवर्नमेंट ने, यानी कल को वो कह सकती है किसी भी कंपनी को जो पैन इंडिया होगी, बार बार हम जिक्र करने की जरूरत नहीं कौन सी कंपनियां होंगी, सरकार की सहयोगी कंपनियों का नाम सबसे ऊपर बार बार आ रहा है, उसमें अडानी की कंपनी का नाम बार बार आ रहा है, उनको कह सकती है आप अनाज खरीदिए। दूसरी स्थिति थी कि जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं सरकार के, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने जो आर्थिक सर्वेक्षण पिछली बार आया था उसमें बहुत साफ तौर पर कहा था कि जो पीडीएस सिस्टम है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके कवरेज में 70% से घटाकर आपको 20% तक करना चाहिए। आप जिम्मेदारी मत उठाइए, इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दीजिए, और जो किसानों से आप सब्सिडाइज रेट पर जो उनसे अनाज खरीदते हैं उसके बदले उनको कैश ट्रांसफर कीजिए। उनसे अनाज मत लीजिए, कैश ट्रांसफर कर दीजिए, 1000 रुपए, 2000, 3000, जो भी करना है कर दीजिए। और इसका जिक्र भी शांता कुमार की रिपोर्ट में किया गया था कि अनाज की खरीद कम कर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की तरफ सरकार को बढ़ जाना चाहिए। इसको अब अपनाने की दिशा में बढ़ गए, और यहीं से यह बात शुरू होती है। अगर सरकार इस रूप में सोच रही है और उस दिशा में बढ़ चुकी है तो फिर क्या होगा? इस देश में किसानों का सच क्या है? इस देश के भीतर में किसान लगातार कम हुए हैं, उनकी जमीन लगातार कम हुई है, उनके हिस्से में जो मजदूरी आती थी वह लगातार कम हुई है, और वह भी इस देश के भीतर में असमान है। पंजाब में प्रति किसान आय जो है पर महीने की जो है वो 18,000 है, हरियाणा में लगभग 14,000 है, बिहार में लगभग 3,500 है, उत्तर प्रदेश में लगभग 4,500 है। तो क्या ये एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिसमें सारे किसान एक बराबर हो जाए और इस देश में हर किसान की औसत आय जो है वो 6,500 है, तो सबकी 6,500 औसत आय कर दी जाए? तो जरा कल्पना कीजिए, जो 6,500 औसत आय से ज्यादा पा रहे होंगे उनके जहन में क्या होगा, और कल नजारा भारत की सड़कों पर क्या होगा? विरोध का होगा, समर्थन का होगा, आपस में ही सब लड़ भिड़ रहे होंगे, सरकार ठाके लगा रही होगी, क्या कर रही होगी? क्योंकि अगर पंजाब के भीतर में जिन मंडियों का हम जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है उस मंडी की हकीकत भी जाननी चाहिए। पंजाब का सिर्फ जिक्र करते हैं, पंजाब के भीतर में कुल आड़ती जो है जो मंडियों में बैठते हैं उनकी संख्या 40,000 है। जो लाइसेंसधारी आड़ती हैं वो सिर्फ 28,000 है, यानी 12,000 एक्स्ट्रा आड़ती है। लेकिन इनके साथ काम जो कलर करते हैं अपने तौर पर उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। जो सीजन में मजदूरी आड़ती जो उठाते हैं, क्योंकि माल आया है ट्रैक्टर पे, उसको उठा के अंदर रखवाना है, अंदर रखवा के फिर गोडाउन में भेजना है, फिर वहां से उठवा के फिर मार्केट में सेल करवाना है। इस प्रोसेस में 10 लाख से ज्यादा मजदूर सिर्फ आड़तियों के जरिए मंडियों में काम करते हैं, और पूरे पंजाब के भीतर में लगभग 1,860 का गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लेकिन 2,000 के लगभग वहां पर टोटल ग्रेन मार्केट है पूरे पंजाब के भीतर में। क्या होगा?